मेरा नाम नवनीत है और मैं आपका एजुकेशन गुरु प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग हॉस्टल वार्डन का पेपर दिए होंगे और उसका मॉडल आंसर भी 8 अक्टूबर के करीब आ चुका था और 16 अक्टूबर दावापत्ती का लास्ट डेट है। आज हम लोग देखेंगे किस क्वेश्चन में हम लोग दावापत्ती लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, किस स्रोत से लगा सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन विलोपित हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन को आयोग द्वारा गलत आंसर लिया गया है, कौन सा क्वेश्चन सही है और लोग उसमें अभी भी डाउट में है क्या वो सही है क्या वो गलत है। तो ऐसे कुल मेरे पास 15 से 20 प्रश्नों का एक सेट है। आइए हम उन सभी प्रश्नों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। जैसे ये अलग अलग सेट का बात है। ये सेट डी है। सेट डी का ये क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन जो है ये लगभग क्वेश्चन सही है, आयोग द्वारा भी इसका सही आंसर लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन भी सही है, तीसरा क्वेश्चन भी सही है, चौथा क्वेश्चन भी सही है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे वरना अगर हम 100 क्वेश्चन को देखते रहें तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। हम थोड़ा जल्दी जल्दी चीजों को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में बहुत सारे विद्यार्थियों को भय था या मत था कि सर इंकजेट जो प्रिंटर होता है वो कैरेक्टर प्रिंटर होता है। ठीक, कुछ विद्यार्थियों ने मेरे पास सोर्स भी भेजा है कि सर ये गवर्नमेंट की बुक है और इसमें बताया गया है इंकजेट प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर जो है वो कैरेक्टर प्रिंटर है, बिल्कुल सही है। ठीक, आंसर में लिया गया है हमारा पेज पर मिनट, पीपीएम। ठीक, अब इसको समझने के लिए हमें विस्तार पूर्वक में समझना होगा कि कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, लाइन प्रिंटर क्या होता है और पेज प्रिंटर क्या होता है। कैरेक्टर प्रिंटर किसी भी चीजों को कैरेक्टर में प्रिंट करता है, लाइन प्रिंटर एक लाइन में प्रिंट करता है और पेज प्रिंटर एक बार में एक पेज को पूरे प्रिंट करता है। समझना यह है यहां आपका कैरेक्टर ऑप्शन में नहीं है। अगर कैरेक्टर ऑप्शन में नहीं है और आपको इन चारों में से चूज करना है तब आप क्या चूज करेंगे? पेज प्रिंटर को चूज करेंगे। वह कैसे, वह हम आगे देखेंगे। पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसे शब्द प्रति मिनट भी मारा है और उस हिसाब से बोल रहे हैं कि सर यहां कैरेक्टर नहीं दिया था इस कारण हम लोग इसको डब्ल्यूपीएम आंसर लिए हैं। डब्ल्यूपीएम होता है वर्ड पर मिनट। वर्ड पर मिनट पर अगर हम चर्चा करें तो अगर आप लोग किसी कौशल परीक्षा में गए होंगे जहां कंप्यूटर टाइपिंग मांगता है, उसमें डब्ल्यूपीएम से परीक्षा होती है। डब्ल्यूपीएम का अर्थ यह होता है कि आप कितने वर्ड कंप्यूटर को टाइप कर कर दे रहे हैं। और जब आप कंप्यूटर से कुछ चीज लेते हैं खासतौर पर प्रिंटर के थ्रू, तो प्रिंटर के थ्रू लेंगे तो आप डब्ल्यूपीएम के थ्रू नहीं लेंगे, उससे आप कैरेक्टर के थ्रू लेंगे। इस चीज को समझना ऐसे है जैसे कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर आपका ए से लेकर जेड तक के सिंबल्स होते हैं। ठीक, वह ये वर्ड नहीं है। प्रिंटर इसे सिंबल ही समझेगा, कैरेक्टर ही समझेगा। 0 से लेकर 9 तक या फिर कुछ आपके इमोजी हो गए, तो ये सब होल चीजें आपका कैरेक्टर में आती है। पहली बात, यहां कैरेक्टर नहीं है। ठीक, यहां दिया है शब्द प्रति मिनट। इस हिसाब से शब्द प्रति मिनट नहीं होगा। अगर कैरेक्टर रहता तो कैरेक्टर हो सकता था, लेकिन यहां कैरेक्टर नहीं है। ठीक, बहुत सारे लोग इस चीज में दावापत्ती लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि सर यहां कैरेक्टर क्यों नहीं दिया है। ठीक है, नहीं दिया है, लेकिन आपको जितना दिया है उसमें से अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छा विकल्प यहां आ रहा है पेज पर मिनट। ठीक, अब देखिए ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। इसका पेज पर मिनट कैसे हो सकता है हम इस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम यहां देखें तो ये एचपी की वेबसाइट है। एचपी की वेबसाइट से अगर आप इंकजेट प्रिंटर ऑर्डर करेंगे तो यहां आपको देखने के लिए मिलेगा प्रिंटिंग स्पीड 22 पेज पर मिनट अगर सादा करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट, और अगर आप रंगीन में करते हैं तो 21 पेज पर मिनट। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि आयोग द्वारा जो आंसर लिया गया है पेज पर मिनट वह पूर्णतः सही तो नहीं, लेकिन सही के अधिकांशतः रूप में हम उसको देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, कंप्यूटर में तो लगभग सारे ही क्वेश्चन आयोग द्वारा सही लिए गए हैं। किसी किसी क्वेश्चन में विद्यार्थियों को डाउट है। जैसे एक ये इंकजेट प्रिंटर वाले क्वेश्चन में डाउट था। दूसरा विद्यार्थियों को डाउट था ये एक अल्टा विस्टा वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन यह कह रहा है कि अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है। अच्छा, यहाँ कथन और कारण है तो हम इसको 1 और 2 नंबर दे देते हैं। ठीक है, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है। आयोग द्वारा इसका आंसर लिया गया है डी कि पहला गलत है।
अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, इसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है। ध्यान से समझिए, अगर यहां लिखता केवल वीडियो, इसका उपयोग केवल वीडियो खोजने के लिए किया जाता है, ठीक है, तब यह गलत हो जाता। ठीक है, किसी भी आप सर्च इंजन से अलग अलग चीजों को आप सर्च कर सकते हैं, चाहे वो इमेज हो, सॉन्ग हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कुछ भी चीजों को आप सर्च कर सकते हैं। तो यहां पर जो है पहला चीज, अगर इसे हम हटा दें तो इसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है, सही है। अगर केवल वीडियो बोलता तो हम इसको गलत बोलते, मतलब ये अभी सही है। दूसरा जो है, अल्टा विस्टा एक पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है। सबको पता है अल्टा विस्टा एक पुराना सर्च इंजन है, 1993 में बना था, ठीक है, और उस समय टेक्स्ट आधारित सर्च इंजन ही चलते थे। तो इस हिसाब से पहला जो है वो सही है और दूसरा भी सही है, दोनों सही है हमारे हिसाब से बोल रहे हैं। ठीक है, यहां अगर केवल लिखा रहता कि केवल इससे वीडियो सर्च किया जाता है तो ये गलत होता, तो डी आंसर होता। ठीक है, अब देखते हैं आयोग इसका क्या ले सकता है। बाकी आप लोग यहाँ दावा आपत्ति लगा सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। ये अल्टा विस्टा का पेज है, ठीक है, ये अल्टा विस्टा का पेज ही नेट से डाउनलोड किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ, ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ये पीडीएफ। और इसमें आप अगर अच्छे से देखें तो यहाँ डाटा कलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि अल्टा विस्टा के सर्च इंजन से हम लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऑडियो, इमेज, वीडियो फाइल्स और भी बहुत सारी चीजें हम लोग अल्टा विस्टा से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग वीडियो सर्च कर सकते हैं, यह आपका सही है, यह बिल्कुल सही है। अगर केवल वीडियो लिखता तो यहां पर ये गलत होता, ठीक है, लेकिन यहां पर यह सही है और दूसरा भी सही है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर आप इसको विलोपित कराने का प्रयास करते हैं तो आयोग इसका क्या आंसर लेता है। चलिए, कंप्यूटर में मेरे विद्यार्थियों द्वारा और कोई भी प्रश्न पर यहाँ दावापत्ति नहीं किया गया है। आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन में। चलिए, हिंदी के दो क्वेश्चन में लोगों को डाउट है। हिंदी के दो क्वेश्चन में लोगों को डाउट है। पहला क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर एक नया अर्थ देने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक, पहले ये देख लेते हैं आयोग इसका क्या आंसर लिया है। आयोग इसका आंसर लिया है सी, कथन सही है और कारण भी सही है, किंतु उसका स्पष्टीकरण नहीं है। ध्यान से समझने वाली बात यह है, दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर, यहां हम अंडरलाइन करेंगे नया अर्थ देने वाले, और सभी को पता है नया अर्थ तो जो देता है वो कहलाता है योग ऋण शब्द। कैसे शब्द कहलाते हैं वो? योग ऋण शब्द कहलाते हैं। और यहाँ क्या लिखा है, वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। नया अर्थ देने वाला यौगिक शब्द नहीं होता है, वो योग ऋण शब्द होता है। इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कथन पूर्ण रूप से गलत है। अगर कारण पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, दो वर्णों के मेल को यौगिक शब्द कहते हैं। दो वर्णों के मेल को यौगिक शब्द नहीं कहते हैं, दो शब्दों के मेल को यौगिक शब्द कहते हैं। चलिए, यहां पर हमारे पास एक बुक है, इस बुक का नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ये वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक है। इस बुक से आप दावा पत्ती लगा सकते हैं, ऑथेंटिक सोर्स बोला जाता है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे योग ऋण शब्द की परिभाषा, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ता हूं यहां पर। जैसे यहां लिखा है, सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ देने के परिचायक योग ऋण कहलाते हैं। विशेष अर्थ दे रहा है, और यहां भी आपको बोला गया है नवीन अर्थ, नया अर्थ देने वाले शब्द को। ठीक है, उसी प्रकार से आप यौगिक देखेंगे तो ऐसे शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हो, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से नहीं, दो शब्दों के मेल से। इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, कथन भी गलत है और कारण भी गलत है, दावापत्ति का आपका यहाँ पर सोर्स है। इस हिसाब से यह दोनों गलत होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में एक और क्वेश्चन में डाउट था, वह यह 35 नंबर का क्वेश्चन है। अगर हम इसको अच्छे से देखें, सही वाक्य चुनिए। वह लड़का पिटता है, मैंने सारी पुस्तक पढ़ी। ठीक है, अगर हम देखें तो आयोग द्वारा बी आंसर लिया गया है कि बी सही है और अन्य जो भी वाक्य दिए गए हैं वो गलत है। चलिए हम पहले अन्य वाक्य देख लेते हैं कैसे गलत है, और उसके बाद बी पर थोड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वह लड़का पीटता है, वह लड़का को पीटता है, अगर ऐसा रहता तो यह सही हो जाता। ठीक, मतलब को नहीं लगाया गया है, इसका मतलब तो यह है कि जो पहला वाला उत्तर है या ए ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक, अच्छा आपको यह भी समझना है कि यह को या जो अशुद्धि है कैसी अशुद्धि है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म प्रधान अशुद्धि बोला जाता है इसे। ठीक, अगर सी देखें, मैं शीतल जल पिया, मैं शीतल जल पिया नहीं होता है, मैंने शीतल जल पिया।
ठीक है, मैंने शीतल जल पिया। ठीक है, वह बस पर यात्रा कर, वह बस से यात्रा कर रहे हैं, बस पर यात्रा कर रहे हैं नहीं, बस से यात्रा कर रहे हैं। ठीक, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली। ध्यानपूर्वक समझने वाली बात यह है, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली। सारी के साथ पुस्तकें नहीं आता है, बहुवचन के साथ बहुवचन का घोतक नहीं होता है। मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली, यह इसका सही उत्तर होता। आयोग द्वारा इसका आंसर लिया गया है कि यह सही है, जो कि सही नहीं है। आपको मैं यहां इसका सोर्स दिखा देता हूं। सोर्स अगर आप देखना चाहें तो हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम है, यह विनय कुमार पाठक जी की बुक है, और इसमें यहां पर आप अच्छे से देख सकते हैं, लिखा हुआ है मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। चलिए, तो यहां पर से हमें समझ आ गया कि सारी के साथ पुस्तकें नहीं होती है, सारी के साथ पुस्तक होती है। चलिए, एक चीज देखने वाली और है कि यहां सब में पूर्ण विराम लगाया है। ठीक, तो इसमें भी पूर्ण विराम लगाना चाहिए। अगर कोई जीएस का क्वेश्चन रहता है या किसी और जी के या अलग पोर्शन का क्वेश्चन रहता तो हम यहाँ नहीं बोलते, लेकिन यहाँ इसलिए बोलना सही है क्योंकि यह हिंदी का है, और हिंदी में ग्रामर देखा जाता है, कौन सी मात्रा कहाँ लगी है, कौन सा बिंदु कहाँ लगा, इस चीज को देखा जाता है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं यहाँ पुस्तकें जो है ये गलत है, और यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगा है। दावा पत्ती का सोर्स आपको बता दिया गया है, विनय कुमार पाठक जी की बुक है। अच्छा, यहाँ देखिए पेज नंबर देखिए। ठीक, और आप जब भी दावा पत्ती लगाएंगे उसको कैसे लगाना है, उसका सामने का पेज होना चाहिए, मतलब फ्रंट पेज होना चाहिए, किस सन में वो प्रकाशित हुआ, आप मतलब सेकंड पेज होना चाहिए, और जिस पेज को आप कर रहे हैं वहां आपका पेज नंबर मेंशन होना चाहिए, वो हाईलाइट कर दीजिए। और एक और पेज लेके उस पेज में आपको रोल नंबर, आपका क्या कंक्लूजन है वो, इनरोलमेंट नंबर, आपका सेट कौन सा था, ये हर चीजें लिखनी होती है। मैं आपको अंत में बताने का प्रयास करता हूं। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने देखा कंप्यूटर में 2 सवाल और हिंदी में 2 सवाल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे गणित में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनमें विद्यार्थियों को दिक्कत हुई है, जैसे कि यह क्वेश्चन है। चलिए, यह क्वेश्चन हम देखते हैं। नीचे कथन और कारण दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का चयन करना है। किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। चलिए, यहां पास एक ऑथेंटिक सोर्स है हमारे पास, ये गणित की 9वीं कक्षा की बुक है। ठीक, देखिए, हाँ, आपको लगाना कैसे है, पहले सामने का पेज होना चाहिए। वह बुक किस सन में प्रकाशित हुई है, मतलब सेकंड पेज आपके पास होना चाहिए, यहां लिखा हुआ है। ठीक, और डायरेक्ट आपको उस पेज में आना है जिस पेज का आप लगाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पेज नंबर देखिए 289 है। ठीक, और यहां लिखा हुआ होगा जो चीज, और आप एक अंत में अपने ब्लैंक पेज में आपको जो उसमें कंक्लूजन है वो आप ऐड कर सकते हैं, साथ ही अपना नाम, रोल नंबर, जो भी है, एनरोलमेंट नंबर वगैरह, वो सब आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 5 पेज से ज्यादा का पीडीएफ आपको नहीं बनाना है। कभी भी आप आयोग में दावापत्ती करते हैं ना, तो 5 पेज से ज्यादा पीडीएफ नहीं बनाना है। कोशिश करना है पहला पेज जो रहे वो सामने का रहे, दूसरा पेज किस सन का है वो रहना चाहिए, तीसरा पेज आपका अंदर का होना चाहिए जो कंटेंट होता है, माल मटेरियल, चौथा पेज भी आपको वही होना चाहिए, और जो अंत में 5वां पेज है वो एक सादा कागज लीजिएगा, सादा कागज में आप अपना कंक्लूजन लिख दीजिएगा। जैसे यहां हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ये जैसे हम इसमें क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। घन और घनाभ का के लिए समान नहीं होता है, ध्यान से समझना ये है कि ये घन मान लेते हैं और ये घनाभ मान लेते हैं। ठीक है, घन क्या मान लेते हैं, 2 2 2। ठीक है, उसकी जो भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो आपकी 2 2 2 के आसपास है, और घनाभ का मान लेते हैं 1 2 3 है। तो क्या दोनों का आयतन समान निकलेगा? नहीं, बिल्कुल दोनों का आयतन समान नहीं निकलेगा, और आयोग भी यही बोलता है। इस कारण यह इसका आंसर लिया है कि पहला गलत है और दूसरा सत्य है। लेकिन ध्यान से हमें समझना होगा कि दूसरा भी सत्य नहीं है, क्योंकि घन का क्षेत्रफल a क्यूब नहीं होता है, घन का आयतन a क्यूब होता है, और आप यहां से दावा आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, तो 4 पेज आपको समझ आ गया कि ऑथेंटिक सोर्स के 4 पेज लेने हैं पीडीएफ में, और 5वां पेज आपको क्या लिखना है कि यहां आयोग द्वारा आंसर लिया गया है कि दूसरा सत्य है, परंतु मैंने इस पेज नंबर पे भेजा है और उसमें लिखा है कि घन का आयतन a क्यूब होता है, ना कि क्षेत्रफल a क्यूब होता है। और अपना आप रोल नंबर दे दीजिए, इनरोलमेंट नंबर दे दीजिए, और वहां पीडीएफ को सबमिट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहला भी जो है वो गलत है और दूसरा भी गलत है। ठीक है, अब दोनों गलत होने के हिसाब से यह क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन
हाँ, अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर रेखा समीकरण नहीं बोला गया था सिलेबस में, लेकिन रेखा समीकरण से क्वेश्चन आ गया था। तो मैं पहले भी आप लोगों को बताया हूं कि आयोग जितना बोलता है आपको उससे ज्यादा पढ़ के जाना है। रेखा समीकरण सिलेबस में नहीं बोला गया था, लेकिन पूछ लिया है तो हम क्या ही कर सकते हैं। बाकी लगाने वाले इसमें भी लगा सकते हैं दावा आपत्ति कि जब नहीं बोला गया था तो ऐसे क्वेश्चन क्यों दिया है। चलिए, सिर्फ रेखा और वित्त बोला गया था, रेखा समीकरण नहीं बोला गया था, लेकिन रेखा समीकरण के 2 क्वेश्चन आए हैं, तो लगाने वाले लगा सकते हैं इसमें भी कि सिलेबस में नहीं लिखा था। चलिए, एक ये 48 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है यहाँ, चलिए मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। यहाँ क्या बोला गया है, पूरक कोण के दुगने से 30 कम है तो छोटा कोण कौन सा है, और यहाँ बोला गया सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट एंगल मतलब होता है संपूरक कोण होता है 180 डिग्री होता है, और पूरक मतलब होता है 90 डिग्री होता है। आप इसको हिंदी से बनाएंगे तो आपका शायद 40 आता है, और इंग्लिश से बनाएंगे तो आपका 70 के करीब इसका आंसर आता है। ध्यान से समझने वाली बात यह है कि हिंदी में दूसरा आंसर आ रहा है और इंग्लिश में दूसरा आंसर आ रहा है, तब इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूं यहाँ कि ये 9th क्लास की बुक है, और यहाँ आपको पूरक संपूरक के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, यहाँ आपको पूरक संपूरक के बारे में बताया गया है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए, अब यहाँ हमें समझना ये है कि जब हिंदी में क्वेश्चन रहे उसका दूसरा अर्थ निकले और इंग्लिश में क्वेश्चन रहे उसका दूसरा अर्थ निकले, तब क्या होता है, आयोग द्वारा क्या किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो क्वेश्चन है वह विलोपित हो जाएगा। जब हिंदी में क्वेश्चन का दूसरा अर्थ निकले और इंग्लिश में क्वेश्चन का दूसरा अर्थ निकले तो क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा। अगर हिंदी में आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, तब हम इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन यहां हिंदी का दूसरा अर्थ है और इंग्लिश का दूसरा अर्थ है, दोनों प्रश्न मतलब प्रश्न एक ही है, लेकिन हिंदी के अर्थ और इंग्लिश के अर्थ में विभिन्नता या मतभेद होने के कारण इस प्रश्न को विलोपित किया जा सकता है। आप लोग जब व्यापम आयोग का पोर्टल देखेंगे तो वहां ऐसे 4 कॉलम करके बने हुए हैं कि कौन सा प्रश्न विलोपित किया जाता है, कौन से प्रश्न के 2 उत्तर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके देखेंगे तो ये एक दूसरा कॉलम में ही लिखा है कि जब हिंदी का दूसरा अर्थ रहे और इंग्लिश के दूसरा अर्थ रहे, तब हम उस क्वेश्चन को विलोपित कर सकते हैं। ठीक, तो जब हिंदी के अर्थ दूसरा निकले, इंग्लिश के अर्थ दूसरा निकले, दोनों में मतभेद रहे, तो व्यापम खुद बोलता है कि ऐसे प्रश्नों को विलोपित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बी को भी माना जाएगा और सी को भी माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए, तो इसको भी हम विलोपित करवा सकते हैं। आपके पास ऑथेंटिक सोर्स है कि पूरक और संपूरक क्या होते हैं, यहां से आप उसको लगा सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, चलिए, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। चलिए, क्या है इसमें, ठोस क्या है। ठोस मतलब होता है जो अंदर से पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है, उसको ठोस बोलते हैं। ठीक है, घन हो गया, बेलन हो गया, खोखला बेलन हो गया। आयोग द्वारा ये आंसर लिया गया है ना कि घन बेलन और खोखला बेलन जो होता है वो ठोस होता है। और गोलीय छल्ला मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से बता दूं क्या होता है। जैसे आप लोग कोई रिंग पहनते हैं ना, तो रिंग होता है हमारा, गोलीय छल्ला होता है। ठीक है, ये हो गया। अब समझिए, रिंग के अंदर का, अंगूठी के अंदर का भाग तो खाली होता है, तो इससे यह समझ में आ गया कि जो गोलीय छल्ला होता है वह तो ठोस नहीं है, तो इस ऑप्शन को आप काट दीजिए। अब आयोग बोलता है ये तीनों सही है। अब खोखला बेलन में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, लोग यहाँ ए बी, ज्यादातर लोग ए बी मार के आए हैं, लेकिन आयोग द्वारा एबीसी आंसर लिया गया है। कैसे लिया गया है, हमें वह चीज को समझना है। देखिए, मैं उसी के लिए यहाँ पास आप लोगों के समक्ष एक चित्र प्रस्तुत किया हूं। इस चित्र को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे यह एक बेलन है और इस बेलन में यह वाला भाग जो है यह मान लीजिए भरा हुआ है, यह ठोस है, समझ लीजिए। चलिए, ठीक, चलिए, अब यहां पर देखिए, आप लोग बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, यह लिखते हैं। लेकिन अगर मैं इसको खोखला कर दूं और बोल दूं कि बाहर की आर अलग है और अंदर की आर अलग है, और मुझे ये जो बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला भाग है, इस भाग का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, इस फॉर्मूला से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या यह बोला जा सकता है कि इस भाग का मैं आयतन ज्ञात कर सकता हूं, या हम इस भाग का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, यह बोला जा सकता है। बिल्कुल, हम इस भाग का आयतन ज्ञात कर सकते हैं।
तो अब यह बताइए कि यह जो हुआ खोखला बेलन, यह ठोस हुआ कि नहीं? पूर्ण रूप से ठोस नहीं है, लेकिन यह भाग तो ठोस है ना, इस भाग का तो हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो यह कहा जा सकता है कि जब हम इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले रहे हैं तो इस हिसाब से खोखला बेलन जो होता है वह ठोस होता है। ठीक है, अगर हाँ यह आर और यह आर में ज्यादा अंतर ना रहे, मतलब जो बड़ा आर है और छोटा आर है दोनों इक्वल रहे, पास में रहे, जब ज्यादा अंतर ना हो तब वह ठोस नहीं कहलाएगा, लेकिन इस डायग्राम से हम बोल सकते हैं कि ठोस होते हैं। तो इस हिसाब से आयोग द्वारा जो उत्तर लिया गया है वह सही लिया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 65 64 जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 समझना होगा हमें। क्वेश्चन नंबर 64 समझने से पहले, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आयोग से शायद थोड़ी सी गलती हो गई है क्वेश्चन का आंसर लेने में। देखिए 9th क्लास की बुक है, यहां फ्रंट पेज है, किस ईयर में छपा है ये है, ठीक है। पेज नंबर देख लीजिए क्या है, ठीक। गोले का जो पृष्ठ का फलक होता है, अब देखिए यहां पर आंसर क्या क्या लिया गया है, बेलन का क्षय होता है, बेलन का क्षय नहीं होता है, हो सकता है मानवीय भूल के कारण आंसर गलत हो गया हो, ठीक है। तो यहां से डी इसका आंसर लिया गया है ना, बेलन के क्षय फलक लिया गया है, फिर जो भी अलग से तरीके से चीजें हुई हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोले का एक लिया गया है, मतलब एक होता है, ठीक है। तो और अगर आप आगे बढ़े तो गोले का एक हुआ, ठीक। ये 8वीं क्लास की बुक है, इसमें देखेंगे तो ठोस बेलन के 3 फलक होते हैं, तो बेलन के 3 फलक हो गए, गोले के 1 फलक हो गए, घन के तो 6 होते हैं और शंकु के 2 होते हैं। तो उस हिसाब से आप तीसरा आंसर ले सकते हैं, हाँ तीसरा आंसर आप ले सकते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन सही हो, मतलब अधिकतर लोग सही बना के आए होंगे, और आप इसमें दावापत्ती यहां से लगा सकते हैं, 2 का भी लगाएंगे चल जाएगा, बाकी यहां से आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम छत्तीसगढ़ के सवाल में। थोड़ा सा मैं यहां आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना चाहूंगा। चलिए यह क्वेश्चन बहुत बड़ा मुद्दा उठा था अभी कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या 90% लोगों ने इसका आंसर लगा के आया है आलू। जब एग्जाम हॉल में आप भी बैठे होंगे और यह क्वेश्चन जैसे आपकी नजरों के सामने पड़ा होगा, आप बाकी आंसर को देखे भी नहीं होंगे और तुरंत आलू मारे होंगे और आगे बढ़ लिए होंगे। मैं दावे के साथ बता सकता हूँ 90% लोग ऐसे ही किए। उनको तो रूम आने के बाद पता चला कि उसमें पत्ता गोभी और गाजर भी ऑप्शन में दिया है। वो तो रूम आने के बाद लोग देखे कि अरे पत्ता गोभी और गाजर भी था, लोग आलू कद्दू देखे हैं, आलू को मारे और निकल गए हैं। अब जब आने के बाद लोगों को क्या पता चला कि आलू आंसर नहीं है, कद्दू आंसर है। अब लोग यहाँ पर भयभीत हो गए कि कद्दू हम लोग कभी पढ़े नहीं है, गूगल में सर्च किए, नेट में सर्च किए तो वहां कद्दू बता रहे हैं कि कद्दू है, हमारी राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है, ठीक है। लेकिन आप लोग खुश हो सकते हैं कि राष्ट्रीय सब्जी हमारी कद्दू नहीं है। चलिए ये सुन के बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा भी लगा होगा। अब कैसे नहीं है हम यहां देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है हमारा नेशनल पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, नॉलेज, अच्छा noindia.gov.in ऐसा करके ये वेबसाइट है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो केवल और केवल 9 चीजों को ही बताया गया है कि ये राष्ट्रीय प्रतीक है, केवल 9 चीजें ही राष्ट्रीय एलिमेंट्स के रूप में हैं। और ये आप देख सकते हैं क्या क्या है, फ्लैग है, बर्ड है, एंथम है, कैलेंडर है, एनिमल है, सॉन्ग है और करेंसी है हमारी, यही 9 चीजें हैं। बाकी हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी भी नहीं है, भारतीय, मतलब हम बोल देते हैं कि वो हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन उसको कहीं ऑथेंटिक रूप से लिखा नहीं गया है। चलिए इस क्वेश्चन को लेके बहुत सारे लोग का मत ये भी है कि सर 4th क्लास के एनसीईआरटी के बुक में दिया है कि राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। तो मैं 4th क्लास का एनसीईआरटी का बुक पूरा खोल के देखा, उसमें कहीं भी मुझे नहीं दिखा। अगर आपके पास हो तो आप भेज सकते हैं। दावापत्ती का समय है, अंतिम दिवस है 16 अक्टूबर रात दोपहर के 3 बजे तक ही है,
ठीक है, तो आप जो भी करेंगे जल्दी करेंगे, ज्यादा समय नहीं है। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ बता दे रहा हूँ, आप इसमें दावा पत्ती लगा सकते हैं। नेशनल एलिमेंट्स केवल और केवल 9 होते हैं, जिसमें कद्दू को कहीं भी नहीं बताया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में लोगों को डाउट था, खैर डाउट होना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों। क्या है, निम्न में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्य की उपाधि धारण की? ठीक है, लोगों को इसमें डाउट है। देखिए, हर बुक में क्या मिलेगा आपको, 1877। लेकिन आप लोग फैक्ट पढ़ते हैं, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो यह है 1876 में ब्रिटेन में बिल पारित हो गया था कि जो महारानी विक्टोरिया है वह क्या रहेंगी, भारत की सम्राज्ञी रहेंगी। और यह लागू कब से हुआ, 77 से। ठीक है, तो उपाधि धारण कब की, जब से बिल पास होगा तब से तो उपाधि धारण करेंगी। तो बिल्कुल सही है, यह यूपी में भी यह आंसर लिया गया जा चुका है। आप घटना चक्र बनाइएगा तो वहां से देखिएगा, तो यह क्वेश्चन में ज्यादा कुछ वो नहीं है कि डिलीट होगा या जैसा भी होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े हम। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ठीक है, यह समग्र छत्तीसगढ़ का बुक है। समग्र छत्तीसगढ़ के बुक को अगर देखें, अच्छा पहले इस क्वेश्चन में लोगों को डाउट क्या है, लोगों को डाउट ये है कि सर ये दक्षिण पश्चिम में नहीं है। ठीक, समग्र छत्तीसगढ़ में क्या दिया हुआ है हमारा, मध्य पश्चिम दिया हुआ है। ठीक है, मध्य पश्चिम। यह दंडकारण्य के मध्य पश्चिम भाग में स्थित है। अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो दंडकारण्य के मध्य पश्चिम भाग में स्थित है। देखिए, उत्तर तो नहीं होगा, पूर्व तो नहीं होगा, उत्तर पूर्व तो नहीं होगा, सबसे पास का विकल्प क्या दिख रहा है, दक्षिण पश्चिम। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, मध्य पश्चिम। तो सबसे पास का इस हिसाब से हो सकता है, होना नहीं चाहिए, दावा पत्ती लगाएंगे तो हो सकता है यह विलोपित हो जाए। देखिए, एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भराया था 6,70,000 के आसपास, एग्जाम दिए थे 3,56,000 के आसपास, सिलेक्शन होना है मात्र 300 लोगों का। ठीक है, 0.25 नंबर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 नंबर में आपका पूरा गेम हो जाना है, पूरा टॉपर का अगर जो भी रहता है उससे 3 से 4 नंबर में ही पूरा का पूरा कट ऑफ आपका भरा जाएगा। तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग दावा पत्ती लगाइए, क्वेश्चन को बताइए कि यह क्वेश्चन गलत है, ऐसे गलत है, अपने नंबर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आप 3 क्वेश्चन भी विलोपित करा दिए, मतलब जो आपका गलत हो रहा है, और जैसे मान लो इसमें बहुत सारे लोग मार क्या होंगे, पूर्व मार क्या होंगे। ठीक है, और अब पूर्व तो हो ही नहीं सकता, वो तो पूरा पूर्ण रूप से गलत है। ठीक है, लेकिन ये तो पूर्ण रूप से गलत नहीं है। तो आप लोग अगर इसको विलोपित करा देते हैं तो आपका एक तो यहाँ माइनस मार्किंग नहीं होगा और दूसरा आपको कुछ बोनस नंबर मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने, अगर आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको विलोपित कराने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़े। चलिए, बाकी क्वेश्चन तो सही लिया गया। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, होना नहीं चाहिए। चलिए यहां पर देख लीजिए, जीव विज्ञान 11th क्लास की बुक है। ठीक, सन वगैरह लिखा है, ध्यान से समझिए क्या कहना चाहता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़ा करिए। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल पूछा है। पत्ता के अंदर का मुख्य स्थल होता है क्लोरोप्लास्ट। पत्ता है लेकिन वो मुख्य स्थल पूछ रहे हैं। ठीक है, यहां आप लोग अब बोल रहे हैं कि कक्षा 8 में अध्ययन करने के बाद निश्चित ही आपका उत्तर होगा हरी पत्तियां, अथवा आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब आप बोलेंगे सर दो दो वहां दिया हुआ है, इस हिसाब से हम इसको विलोपित करा सकते हैं। तो देखिए, हर चीज विलोपित नहीं होता और हमारे मन में एक धारणा भी बन जाती है कि हमारा यह गलत हो गया और दूसरी जगह हमें यह मिला है कि दो दो आंसर है तो आयोग हमारा सही कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है और आप लोग को आंसर दिया जाए छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दंतेवाड़ा, तो आप लोग उसका छत्तीसगढ़ आंसर मारेंगे कि दंतेवाड़ा मारेंगे? तो क्लोजेस्ट जो आंसर रहता है हमें वो लेना पड़ता है ना, मुख्य स्थल पूछा है ना, हमें मुख्य स्थल लेना पड़ेगा। मानव पत्ता है, लेकिन पत्ता कैसा है उसके अंदर आप जाएंगे, पत्ते के अंदर बहुत सारी चीज रहता है, थैलाकोइड रहता है, अलग अलग चीजें होती है। तो क्लोरोप्लास्ट इसका सबसे क्लियर आंसर है, सबसे मुख्य स्थल है। और मुख्य स्थल पूछा ना, अगर ऐसा नहीं पूछा कि प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है। चलिए आगे बढ़े, ये सही है आप लोगों का। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चर्चा में था। यहां मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, ये वेबसाइट है WHO की वेबसाइट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इस क्वेश्चन में पूछा गया, हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को लागू किया? चलिए,
आप लोगों को इस बात को मानना होगा कि जो हॉस्टल वार्डन का पेपर बना था यह लगभग जनवरी या फरवरी के आसपास बना है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको पता है बहुत पुराने करंट अफेयर पूछे गए हैं, ठीक है। उस समय पे हमारा आंसर होता कामरून। कामरून इज द फर्स्ट कंट्री जिसने मलेरिया वैक्सीन, चाइल्ड मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव किया था अपनी कंट्री में। तो उस समय हमारा आंसर क्या होता, कामरून होता। लेकिन यहां आप डाटा देखिए 19 जुलाई 2024 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि केवल अफ्रीका कंट्री में 10 देश ही अलाउ कर दिए हैं, सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में ही 10 देश अलाउ कर दिए हैं, ठीक है। और उसमें घाना का भी नाम है और कामरून का भी नाम है। कामरून कहा गया, ये घाना और कामरून दोनों का नाम है। तो इस हिसाब से घाना और कामरून दोनों आंसर हो सकता है। चलिए अब ध्यान से समझिए, व्यापम दो आंसर ले सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में दो आंसर आ रहा है, घाना और कामरून दोनों आ रहा है, तो दोनों को वो आंसर ले सकता है। फर्स्ट पूछता तो कामरून, लेकिन यह फर्स्ट नहीं पूछा, हाल ही में पूछा है, तो हाल ही में घाना को भी लागू कर दिया गया, कामरून को भी लागू कर दिया गया, तो दोनों आंसर सही है हमारा, ठीक है। हाँ, अब देखिए व्यापम क्या करता है, अभी थोड़ा सा पैटर्न वो चेंज किया है कि अगर दो आंसर सही हो रहे हैं किसी भी क्वेश्चन के, अगर दो आंसर सही हो रहे हैं, जैसे हम लोग वो पूरक संपूरक वाला देखे थे, लेकिन वहां हिंदी का अर्थ दूसरा है, इंग्लिश का अर्थ दूसरा है, तो उसको वो विलोपित करेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक ही प्रश्न के दो उत्तर सही हो रहे हैं। जब एक ही प्रश्न के दो उत्तर सही हो और आप इसको लगाए कि इसका ये भी सही है और ये भी सही है, तो इस क्वेश्चन के वो दो आंसर ले सकता है। मतलब वो क्या लिख देगा, 81 का ए सॉरी डी और सी, ऐसा करके वो लिख सकता है कि हाँ इसका दोनों सही है। ऐसा किया है नर्सिंग के पेपर में किया है, और आपका शायद अभी असिस्टेंट ग्रेड 3 का पेपर था, शायद हाई कोर्ट का, उसके पेपर में किया था कि वह दो आंसर ले रहा है। तो व्यापम दो आंसर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, दो आंसर सही होने पे दो आंसर लिया जाएगा व्यापम के द्वारा। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी लोगों को डाउट था, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की। कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की, ठीक है। यूपी किया है, कुछ लोग बोल रहे हैं एमपी भी किया है, एमपी भी किया है, यूपी भी किया है। एमपी यहाँ ऑप्शन में है क्या, नहीं है। सबसे निकटतम उत्तर क्या लेना पड़ेगा, हमें उत्तर प्रदेश लेना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि विलोपित हो जाए, लेकिन ऐसे भी विलोपित नहीं हो सकता ना जिसका सर पैर ना हो। यहाँ एमपी नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो हम विलोपित कैसे करा सकते हैं। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बाल विकास के क्वेश्चन। अच्छा, एक छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन और रह गया है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन ये है, इसका सोर्स भी हमारे पास है, ये राम कुमार बिहार की बुक है। यहां अगर हम देखें, चलिए आप लोग अलग अलग पब्लिकेशन का बुक पढ़ते होंगे और उसमें आप लोग पढ़ते होंगे बैरिस्टर सीएम ठक्कर। सीएम ठक्कर नहीं है, वो सीए ठक्कर है, आप लोगों को क्लास में भी बताया जा चुका है। सीएम ठक्कर नहीं है, सीए ठक्कर है, ठीक है। क्वेश्चन को यहां से लिया गया है, राम कुमार बिहार की बुक से लिया गया है, सीए ठक्कर नरम दल के नेता, डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से उठा के पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग जिस पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं तो हो सकता है वहां गलत लिखा हो, क्वेश्चन को यहां से उठा के पूछा गया है, डायरेक्ट यहां से एज इट इज कॉपी पेस्ट है और वही क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये तो हो गया हमारा। अब बाल विकास के क्वेश्चन में आ जाते हैं जल्दी से। बाल विकास के बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा डाउट है लोगों को इसमें। एक 94 के क्वेश्चन में, यह सेट डी है। अच्छा, 94 क्वेश्चन क्या है कि जो रचनात्मक चिंतन है कि प्रारंभिक चरण में कौन से अनिवार्य तत्व शामिल होते हैं। रचनात्मक चिंतन के प्रारंभिक चरण में कौन से अनिवार्य तत्व शामिल होते हैं, कौन से अनिवार्य तत्व शामिल होते हैं। देखिए पहले कुछ चीजों को हम हाईलाइट कर लेते हैं, जैसे यहां लिखा है प्रारंभिक चरण, ठीक है। आपको पता है प्लानिंग होता है, उद्भवन होता है, सत्यापन होता है, ठीक है। यहां पर हम देख लेते हैं, आयोजन लिखा है, उद्भवन लिखा है, प्रबोधन लिखा है, और अंत में क्या लिखा है, प्रमाणीकरण या सत्यापन लिखा हुआ है। आप किसी भी बुक में देख सकते हैं। और 11th क्लास का आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे, बाल विकास का पेडागोजी का आप लोग बुक देखेंगे तो उसमें भी ये 4 चरण लिखा हुआ है। लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा है प्रारंभिक चरण। चरण 4 होते हैं, सबको पता है।
ठीक है, रचनात्मक चिंतन के, लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा है प्रारंभिक चरण के। तो आयोग हमारे साथ थोड़ा सा साइकोलॉजी गेम खेला है। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखिए, कोई भी चीज में जैसे आप प्रारंभिक चरण लेंगे तो प्रारंभिक चरण में सत्यापन तो आएगा ही नहीं, सत्यापन तो सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, दूसरा अगर आप देखेंगे उन्मुक्तता का मतलब क्या होता है। उन्मुक्तता का मतलब होता है आपके पास जो दो चीजें हैं उस चीजों को आप कलेक्ट करो। मतलब जैसे आप प्लानिंग करोगे ना, सबसे पहले तो आता है प्लानिंग करना आता है, आयोजन करना आता है, प्रिपरेशन आता है। तो आप प्रिपरेशन या प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग कैसे करोगे, आप चीजों को पहले कलेक्ट तो करोगे। तो और उन्मुक्तता का मतलब होता है वही चीज होता है कि चीजों को कलेक्ट करना। और यहां पूछा है आपसे प्रारंभिक चरण, तो ए बी सी इसका उत्तर जो आयोग द्वारा लिया गया है मेरे हिसाब से वैसा ही है। सत्यापन जो होता है वो अंतिम चरण होता है। क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना होगा, प्रारंभिक चरण पूछा है ना कि चरण पूछा है। चरण हर बुक में दिया है, 4 चरण होते हैं और उसमें सत्यापन होता है। लेकिन सत्यापन यहाँ क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि प्रारंभिक चरण नहीं है। अगर आप कोई सी भी बुक का दावा-पत्ती लगाएंगे तो आप यहाँ यह नहीं शो कर सकते हैं कि प्रारंभिक चरण लिखा है। किसी भी बुक में आप कोई सी भी बुक देख लीजिए, वहां किसी भी बुक में प्रारंभिक चरण नहीं लिखा हुआ है। तो आयोग आपका जैसे क्वेश्चन को देखेगा वो तो वैसे ही बोल देगा कि नहीं ये तो हमारे क्वेश्चन से मैच ही नहीं करता है, इस क्वेश्चन को हटाइए। चलिए, बाकी सभी क्वेश्चन सही है। लोगों को कुछ लाइन वार से जो जैसे ऐसे क्वेश्चन है तो इसमें तो डाउट है, पर यह सब क्वेश्चन सही है। चलिए, अब हम थोड़ा सा यह समझ लेते हैं कि दावा आपत्ति कब लगाना है, कैसे लगाना है, कहां लगाना है। ठीक है, तो दावा आपत्ति आपको साइट में जाकर ही लगाना है, पोस्ट वगैरह नहीं करना है, नॉर्मली आपको लगाना है। इसका अंतिम दिवस है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर के दोपहर के 3 बजे 3 PM तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। दावा आपत्ति कैसे करना है, आप व्यापम का साइट खोलिए, अपना आईडी को लॉगिन करिए उसमें, और आप डायरेक्ट वहां अपने उसमें पहुंच जाएंगे कि हाँ आप हॉस्टल वार्डन का दावा आपत्ति कर सकते हैं। दावा आपत्ति करने के लिए वहां आप क्वेश्चन नंबर आपका जो भी सेट रहेगा वहां सेट डाल दीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, बगल में आपको क्वेश्चन भी दिख जाएगा। ठीक है, अब आपको एक बनाना पड़ेगा पीडीएफ। पीडीएफ आप मैक्सिमम 5 पेज का बना सकते हैं। पीडीएफ जो आपका बनेगा ना वो मैक्सिमम 5 पेज का आपका पीडीएफ बनेगा। 5 पेज में आपको समझना है कि कौन कौन से बिंदु होने बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पहला वाला जो रहेगा आपका, ठीक है, पीडीएफ का जो पहला पेज रहेगा वो मुख्य पेज कहलाता है, होम पेज। और होम पेज में हमेशा आपको जैसे कोई भी बुक का आप लगाएंगे, जैसे मेरे पास एक बुक है, ठीक है, यह बुक, इस बुक में मान लीजिए मुझे अंदर में कुछ चीज लगा कि मुझे उसको लगाना चाहिए, तो सबसे पहला जो फोटो रहेगा वह यह रहेगा। दूसरा फोटो यह किस सन में प्रकाशित हुआ है, तो आप दूसरा पेज में आएंगे, ठीक है, तो यहां आएंगे तो किस सन में प्रकाशित हुआ है ये, और उसके बाद जो भी जहां भी रहेगा यहां पर मान लीजिए कहीं भी हो तो यह पेज नंबर वहां अच्छे से शो होना चाहिए कि यह पेज नंबर है, और इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। 3 पेज हो गया। चौथे पेज में भी आप मतलब कर सकते हैं उसी पेज को या आगे के पेज को या उसको विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। और जो लास्ट का पेज रहता है, लास्ट के पेज को ध्यान से समझना है क्या करना है। लास्ट का पेज एकदम खाली पेज लीजिएगा, ब्लैंक पेज, जैसे ये पेज हुआ एकदम ब्लैंक पेज लिए हम लोग। ब्लैंक पेज में आपको क्या लिख देना है, ऊपर में अपना नाम, रोल नंबर वगैरह लिख देना है, इनरोलमेंट नंबर लिख देना है, सेट लिख देना है, जो भी है, ठीक है। और जो जगह बच गया उस जगह में अपना कंक्लूजन लिख देना है। जैसे वो फलक वाला क्वेश्चन था तो फलक वाले में बता सकते हो कि सर मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं कि यह 9वीं क्लास की बुक है, इसमें गोला का 1 फलक होता है, बेलन के 3 फलक होते हैं, ठीक है। चूंकि घन का नहीं दिया है और ऑप्शन मिलाने से हमें घन का 6 मिल रहा है और घनाभ का भी 6, घनाभ हाँ शंकु के 2 मिल रहे हैं, ऐसे करके आप वहां अपना जो कंक्लूजन है वो आप वहां बता सकते हैं। चलिए, तो ये आपको दूर हो गया होगा भय, ठीक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने क्वेश्चन को आप लोग सही कराने या विलोपित कराने का प्रयास कीजिए। इस बात को ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए आपका यदि 70 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और आपके 4 क्वेश्चन यदि विलोपित होते हैं तो आपका 70 नंबर बन जाएगा 73 नंबर, ठीक। और अगर यह माइनस मतलब जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वह क्वेश्चन विलोपित हो रहे हैं तो आपका 1 नंबर और बढ़ जाएगा। तो यहां तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 6.5 लाख लोग फॉर्म भरे थे, 3.5 लाख लोग पेपर दिए हैं, पोस्ट और पोस्ट मात्र 300 है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन आप लोग को लग रहा है कि विलोपित हो सकता है तो उसको प्रयास करिए। अंतिम प्रयास आज के दिवस और कल के दिवस ही बस बचा है, तो इसमें आप लोग प्रयास कीजिए
कि आप लोग को जो सही है वो सही हो जाए, जिसमें मतलब आप लोग को डाउटफुल है कि आयोग गलत आंसर लिया है, तो आप लोग किसी और के भरोसे मत बैठिए। जो आपको लगता है कि यह है, 50 रुपए में लगता है दावा पत्री, उसमें आप लोग लगाइए। ठीक। अच्छा, मैं आप लोगों को छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि आगामी दिवस में हम लोग प्रयोगशाला परिचालक, आरक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती, एडीओ भर्ती, प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स के साथ साथ पूर्ण छत्तीसगढ़ और पूर्ण इंडियन जीएस का हम लोग एक पाठ्यक्रम लेके आ रहे हैं, बहुत जल्दी चालू होने वाला है। तो आप लोग जिस किसी में भी इंटरेस्टेड हो, रुचि रखते हो, तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।